अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स पर अक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आ चुके हैं और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि उनकी कामयाबी के साथ ही एक मरतबा फिर दुनिया ये बात करती हुई नज़र आ रही है कि क्या अमेरिका अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगा। सीज़ फायर, जंगबंदी के ऊपर जो वो बात करते हुए नज़र आते थे अपने इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर, और उन्होंने अमेरिका के वोटर्स को बहुत मुतवज्जे किया था। और इसके साथ साथ वो जो उनकी ओपोनेंट थी कमला हैरिस, उनकी जो पॉलिसीज़ थी लोगों ने उनको पसंद नहीं किया गालिबन। तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा जो मकबूलियत है और दूसरी मरतबा उनको बनाया गया सदर अमेरिका का। इन तमाम पॉलिसीज़ के हवाले से खुसूसी तौर पर पाकिस्तान पर वो किस तरह से असरअंदाज होती है, और अगर पाकिस्तान की हम अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उन पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के हवाले से। गो कि आज तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच साहिबा जब बात करी थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात सिर्फ और सिर्फ इस बात पर भी मबनी है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अदम मुदाखलत की बुनियाद पर ये दोनों ताल्लुकात कायम है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बकाई साहिबा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हुमा। अब हम बात कर रहे हैं ट्रंप की जीत के हवाले से। आप क्या समझती हैं कि ट्रंप की पॉलिसीज अब कुछ तब्दील हुई होंगी? अब नए इलेक्शंस के अंदर जो उन्होंने अपनी नैरेटिव एक रखा था, जो इलेक्शंस के हवाले से एजेंडा उन्होंने अवाम के सामने पेश किया था, और साथ ही साथ हमने कुछ नरमी देखी इमिग्रेशन के मामलात पर भी और दीगर मामलात पर भी। आप क्या समझती हैं कि अब वाकई वो बेहतर तरीके से एक मरतबा फिर अमेरिका के उस तशख़्ख़ुस को इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से मीट कर सकते हैं? देखिए, ये फैसला तो जो वोटर है, अमेरिकन वोटर है, उसने किया है जी। और जो उनका नैरेटिव था उसके बहुत सारे बायर्स थे, क्योंकि उन्होंने तो एक्चुअली दिहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलर वोट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट। सेनेट रिपब्लिकन हो गई, कांग्रेस में अभी पूरे रिजल्ट तो नहीं आए हैं लेकिन उसमें भी रिपब्लिकन जो हैं वो खासी सीट ग्रैब कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ट्रंप बहुत स्ट्रॉन्ग अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आएंगे और रिपब्लिकन ने यही सोचकर उन्हें उनके तमाम तर मसाइल के बावजूद दोबारा फील्ड किया था। उन्होंने तमाम प्राइमरीज जीते थे और रिपब्लिकन को इस बात का यकीन था कि वो उन्हें व्हाइट हाउस दिलवा देंगे और व्हाइट हाउस रिपब्लिकन को मिल गया। और मेरे ख्याल है जो उन्होंने वादे किए उसमें से कुछ से तो देखिए, जो अमेरिकी सियासत है वो इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा उनके लिए अहम होती है बनस्बत फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के। तो इन्फ्लेशन जो था वो बहुत मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाइट अमेरिकन को तंग कर रहा था। अच्छा। तो इस तरह से दो पल्स पॉइंट थे जिसपे ट्रंप ने पूरा अपना नैरेटिव बिल्ड किया। एक था लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाइट, देन उन्होंने एक्चुअली कहा कीप अमेरिका वाइट, और दूसरा जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन को भी एड्रेस किया, और दूसरी अहम चीज इमिग्रेशन थी। लेकिन अगर आप वोटर ब्रेकडाउन देखें ना तो उन्हें ब्लैक अमेरिकन ने और लैटिनोज ने भी बहुत वोट दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ट्रंप की समझिए रॉ बिल्कुल जो पॉइंट थे अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उनको वो अच्छे तौर पे एक्सप्लॉइट कर सके अपने लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हुमा, अब यूक्रेन वार के हवाले से, फिर अफगानिस्तान के साथ जो मामलात अमेरिका के चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी एड्रेस किया, उन पर भी बात की है। आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में वो जो इजराइल फ़लस्तीन एक तनाज़ा चल रहा है उस पर भी ट्रंप अपनी एक वाज़े जो हिकमत अमली है उसको अपनाते हुए नज़र आएंगे, उसको भी जंगबंदी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे, या आप समझती हैं कि वो फ्यूल ही ऐड करते रहेंगे जिस तरह से पहले चीज़ें चल रही हैं बाइडेन इंतज़ामिया के ज़ेर असर, उसी को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे आगे हम? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो मिडल ईस्ट के हवाले से बिल्कुल इन स्टेट ऑफ कोमा में थी ना। वो तो एक दो स्टेटमेंट दे देती थी, तो ना वो ग्लोबली अपने आप को डिफेंड कर पाती थी इजराइल के हवाले से, और ना वो जंगबंदी की तरफ ले जा सकी, बल्कि जंग में बेइंतहा एक्सपैंड हुई। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इलेक्टोरल विंडो का फायदा उठाते हुए एक छोटी जंग जो हमास और इजराइल के बीच में थी उसको उन्होंने खत्ताई जंग बना दिया और दो रियासतें एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, यानी कि ईरान और इजराइल।
तो इससे ज्यादा सिकनिंग और खतरनाक एस्केलेशन तो जंग की हो नहीं सकती थी। और जाहिर है इसकी कुल्ली तौर पे जिम्मेदार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी। और जो अमेरिका के अंदर भी जिस तरह का यूनिवर्सिटीज में उन्होंने क्रैकडाउन किया, आवाज दबाई, वो जाहिर है फिर कमाला हारिस को वो बैगेज मिला। और मैं समझती हूँ कि अगर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे देखें तो ये उनकी हार की भी वजह बनी। बट हैविंग सेड दिस, कोई अगर ये समझ रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या रिपब्लिकन इजराइल की पुष्पनाई में कोई कमी लाएंगे तो ये बिल्कुल खाम ख्याली है। इजराइल के हवाले से बिल्कुल बाय पार्टिसन कंसेंसस है। और आपने देखा कि ईरान की करेंसी सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है जैसे ही ट्रम्प पावर में आए हैं। और उन्होंने ईरान के हवाले से सख्त बातें भी कही हैं। तो हो सकता है तरीका वारदात में फर्क हो, लेकिन पुष्पनाई उतनी ही रहेगी। ट्रम्प का ये खासा है कि वो नेगोशिएशंस को और एक पर्सनल टच जो उनके सन इन लॉ भी इजराइल में जो उनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने पहले भी उन्हें इस्तेमाल किया था, मेरे ख्याल दोबारा करेंगे। और उन्होंने अपनी कैंपेन में इब्राहिम अकॉर्ड्स को एक्सपैंड करने की बात की है, यानी उसमें वो पैलेस्टीनियंस को इंक्लूड करना चाहते हैं। जो हमास लीडरशिप है उसने भी ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि ट्रम्प वही गलतियां नहीं करेंगे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स, लेकिन बहरहाल इजराइल की पुष्पनाई में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, तो वो जो बाइडेन इंतजामिया जिस तरह से हजारों लाखों डॉलर जो है वो इजराइल वार में दे रही थी, उनको दे रही थी, वो मदद कर रही थी, उनकी असिस्टेंस हो रही थी, एक तरह से उनको सपोर्ट किया जा रहा था फाइनेंशियली, आप समझते हैं कि वो सपोर्ट अभी भी जारी रहेगी? अब हो सकता है कि नई पैकिंग में दस्तयाब हो चीज, लेकिन पॉलिसी सेम रहेगी, इट रिमेन सेम। मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे कहा कि पुष्पनाई का तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और ना तो उनकी आर्म सप्लाई में कोई कमी आएगी। और अगर इजराइल को कोई भी खदशा डायरेक्ट थ्रेट हुआ कुजा ईरान से, कुजा लेबनान से, तो अमेरिका मदद को भी आएगा और बिल्कुल खुलकर सामने भी आएगा जंग में। यहाँ कोई तफरीक नहीं होगी। जो मेजर डिफरेंस आएगा आपको, जो आप देखेंगे, वो आएगा नेटो की फंडिंग के हवाले से और यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से। वो उसके शुरू से खिलाफ थे, नेटो फंडिंग के भी खिलाफ थे, और मेरा ख्याल है कि वो नेटो की फंडिंग रोकेंगे। वो तवासुर से कहते हैं कि नेटो को अपने आप को खुद फंड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम हम बात करें इंटरनेशनल एक इम्पैक्ट की, लेकिन अगर हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो यहाँ पर कहा तो ये जाता है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी हुमा कहा कि हम ये समझते हैं, डॉक्टर हुमा बकाई है। जी डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं अंदरूनी मुदाखलत की, तो क्या पाकिस्तान जिस तरह से एक तासुर देने की कोशिश करता है, एक इम्प्रेशन हम देते हैं कि मुदाखलत नहीं है, वो मुदाखलत जो नहीं है, इसी तरीके से ये ताल्लुकात जारी रहेंगे या इनमें भी कोई तब्दीली देख रही हैं आप? देखिए, पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा हाइप है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प पावर में इसलिए आए हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई इंटरफेरेंस करेंगे, या वो इमरान खान साहब को जेल से निकालेंगे, या पीटीआई के लिए सियासी आसानियां पैदा करेंगे। मेरे ख्याल है पाकिस्तान उनके जो फोकस ऑफ थिंग्स है उसमें कदर नीचे होगा। ये बात जरूर है कि उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को अट्रैक्ट करने के लिए इमरान खान की बात की है अपनी कैंपेन में, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी वोट ने उनको अमेरिका में जिताया है या प्रो पीटीआई वोट ने उनको अमेरिका में जिताया है। उनकी एक माजी में पर्सनल ताल्लुकात रहे हैं ट्रम्प के साथ। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स उस जमाने में कोट हुए थे, वो ट्रम्प को व्हाइट हाउस में अपने जो उनका घर वाला हिस्सा है वहां ले गए थे। हिज वाइफ वांटेड अ सेल्फी विद इमरान खान। तो ये उनकी एक पर्सनल अच्छी रिलेशनशिप है ट्रम्प के साथ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह आज फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, जो उस नर्वसनेस का अकास है जो हमारी हुकूमत में है, वो कहीं से भी इस बात का अकास नहीं है कि ट्रम्प कोई इंटरवेंशन करने जा रहे हैं। इनफैक्ट हुकूमती मिनिस्टर्स ने बैठ के टीवी पे कह दिया कि वो लायर हैं या वो फला हैं या वो, इट डज नॉट सूट अस नाउ, इट गोज अगेंस्ट डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज एंड नॉर्म्स। तो मैं समझती हूँ कि हम जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं पाकिस्तान में, और हमें डॉक्टर साहब फिक्रमंद होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमती जमात कहती है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह से हाइप दे दी गई है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और ये सारी स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से। आप समझती हैं कि इसकी फिक्रमंदी की भी कोई वजह नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए?
देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने पीटीआई के सपोर्टर्स ट्रम्प के आने से खुश नहीं है, जितने के हुकूमती मिनिस्टर्स नर्वस हैं। और ये मेरे ख्याल में इशारा करता है उनकी अपनी इंटरनल इनसिक्योरिटी की तरफ। तो अमेरिका के लिए इस वक्त पाकिस्तान की अहमियत बहुत कम है, उसको और नहीं है जिसको और कम से कम हमारे यहाँ पोस्टर की जा रही है। हमारे यहाँ तो मीडिया देख के ऐसा लगता है कि ट्रम्प इलेक्ट ही इमरान खान को छुड़ाने के लिए हुए हैं। जी ठीक, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए। बहुत थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा, इंटरनेशनल अफेयर्स की माहिर, हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रही थी। ट्रम्प इंतज़ामिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया की जो हिकमत अमली थी उससे बहुत से अमरीकी इत्तेफाक नहीं रखते थे, और इसी वजह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ट्रम्प इंतज़ामिया ने वो नैरेटिव बिल्ड किया और इस तरीके की चीज़ें अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर एडअप की, जिससे बहुत से अमरीकियों को वो अपनी जानिब अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, चाहे वो यूक्रेन वॉर के हवाले से हो, चाहे वो रशिया के मामलात हो, चाहे वो इजराइल फ़लस्तीन का मामला हो, इन तमाम मैटर्स के ऊपर ट्रम्प कहीं ना कहीं अपने वोटर्स को कायल करने में कामयाब ज़रूर हुए हैं। ये बात तो हो गई अमेरिका की, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो माहौल चल रहा है यूएस इलेक्शन को लेकर, यूएस इलेक्शन से पहले भी और अब जब इलेक्शन हो गए हैं और ट्रम्प सदर बन गए हैं, तो उसके बाद भी सूरत हाल खासी फिक्रमंदाना नज़र आती है। वो इस तरीके से कि बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से जमातों के सरबराहान, खुद रहनुमा बात करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ पर इन मुदाखलत करना, मुल्की मामलात में मुदाखलत करना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर साहबा जिक्र कर रही थी कि अब जब वजारत ख़ारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट रिलीज़ होती है आज, वो स्टेटमेंट की भी ज़रूरत मौजूद नहीं थी। आप क्यों अपनी इन चीज़ों को यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं? ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अदम मुदाखलत की बुनियाद पर कायम है, अमेरिका पाकिस्तान का शराकतदार भी है बहुत सी चीज़ों के अंदर, तो लेट इट बी, इनको इसी तरीके से रहना चाहिए। लेकिन एक हाइप क्रिएट करना, अपने एक फियर को बाहर लेकर आना, दैट इज़ नॉट राइट एंड दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर इवन फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। तो अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनके अंदर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या चाहे दूसरी जमातें हों, वो एक तरफ खुश होती हुई नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ परेशान होती हुई नज़र आ रही हैं। वेलकम करते हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सेनेटर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपको आवाज़ अगर आ रही है और सवाल आप सुन पा रहे हैं, बिकॉज आपकी आवाज़ की क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। हम बात कर रहे हैं ट्रम्प जैसे कि अभी सदर बन गए हैं अमेरिका के नए, और उसके साथ साथ हम आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि कुछ पॉलिसीज़ हो सकता है ट्रम्प इंतज़ामिया ने चेंज की हों। लेकिन अगर हम उन पॉलिसीज़ को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर लेकर आते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से बात हो रही है खान साहब के हवाले से कि वो शायद खान साहब की रिहाई के मामले की जानिब खासी कोई तवज्जो देंगे फर्स्ट हैंड, डू यू थिंक दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी या जो अमेरिकन डायस्पोरा है जी, वो अपने लिहाज से ट्रम्प के साथ मिले थे। डोनाल्ड ट्रम्प पाकिस्तान में एक बंदे का नाम उसको पता है, एक बंदे को जानता है, वो है इमरान खान। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने वोटर्स को, पाकिस्तानियों को, उसने ये एश्योरेंस दी थी कि अगर वो लोग इनको वोट करेंगे तो वो ही वुड लुक इनटू दिस थिंग एंड ही वुड प्ले हिज रोल। ये उनके दरमियान में और उसके वोटर्स के दरमियान में ये बात हुई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज सच कोई वो ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जरूर मतलब इनडायरेक्टली जो बाकी जगहों पे मतलब जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वो हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे फोरम पे हमने जरूर उठाए, लेकिन वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस। लेकिन अगर वो डोनाल्ड ट्रम्प अपने इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से जो उन्होंने कैंपेन की, जो आपने भी सुनी मैंने भी सुनी है, अगर उस लिहाज से चीज कुछ करना चाहते तो दैट्स एंटायरली बिटवीन हिम एंड हिज वोटर्स। राइट, लेकिन इज दैट राइट सर कि
पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर किसी भी कैपेसिटी में हम एक दूसरे मुल्क को, अमेरिका के सदर को इंटरवीन करने की इजाज़त दें या फिर उनको वेलकम करें, इनवाइट करें? जी डॉक्टर साहब, हम अंदरूनी मामलात किसी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक चीज हम लोगों ने जब आप देखें तो उसमें एज एन इन्फ्लुएंसर लोग काम करते हैं, बात करते हैं। बेनजीर भुट्टो ने, हालांकि हेनरी किसिंजर ने जब कहा था कि वी मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू, तो इसके बावजूद बेनजीर भुट्टो साहिबा अमेरिका के साथ एंगेज होती थी, खासतौर पे मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब वो लोग इनकी हुकूमत गिराया था, तो उसके बाद वो थी। और डिक्टेटर्स के जमाने में भी, ज़िया-उल-हक के जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में जब वो सेल्फ एग्जाइल में थी, तो उन्होंने ये सारी चीजें अपनी जगह पे की हैं। एक नंबर 2, इसी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी इधर, कभी सऊदीया, कभी इधर, कभी उधर, कभी वो क्या नाम है उसका यूएस में, हर जगह पे उन्होंने किया है कि भाई मैं क्या करता हूँ, बिल क्लिंटन के साथ और ये और सारी चीजें वो सारी की है। हमने अभी तक ऑफिशियली हम लोगों ने कोई बात नहीं की, किसी से बात नहीं की। इमरान खान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैं अपने ही अदालतों से इंसाफ लेकर बाहर निकलूंगा, मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा। मैं अगर खुदा न खासा किसी ने मुझे पकड़ के क्या कह सकते हो मिलिट्री कोर्स में डालना है या मुझे सजा देनी है या मुझे लटकाना है, तो इस पाकिस्तान में रहूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं बुज़दिलों की तरह इस मुल्क से नहीं भागूंगा, मैं गीदड़ों की तरह नहीं रहूंगा, मैं लीडरों की तरह इस मुल्क में रहूंगा। ठीक, अब ये बात तो आपने कर दी बानी चेयरमैन की, ठीक, लेकिन दूसरी जानिब हम बात करते हैं कुछ वफाकी वज़रा के हवाले से। तो राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा मुतालबा करता है या ऐसी चीज़ को टेबल करता है तो हम उनसे कहेंगे कि ठीक है, फिर आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा को वापस कर दें और फिर हम खान साहब को रिलीज कर देते हैं। देखिए राना सनाउल्लाह जीते नगर, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, जिस दिन ट्रम्प ने ये बात की ना, ये लोग नाक नीचे रगड़ रहे होंगे, ये इतने डरपोक लोग हैं। अच्छा, इन लोगों ने उसकी सिर्फ जीत के बाद इन लोगों ने अपनी ट्वीट्स डिलीट करनी शुरू कर दी हैं जी। ये इतने बुज़दिल लोग हैं, ये बहुत ज्यादा जालिम और बुज़दिल लोग हैं, और जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, ठीक है ना। तो ये लोग तो, इनकी ये हैसियत है कि अगर उसने कहने की भी कोशिश की ना, तो ये नीचे नाक रगड़ रहे होंगे, नाक से लकीरें निकाल रहे होंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि इस पोजीशन में, इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात कर सकें, मुतालबा कर सकें उनसे? देखिए, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। इस दौरान में मुशर्रफ, ये क्या नाम है, इस दौरान में ये मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे। ये कितनी दफा आफिया सिद्दीकी के लिए जाके इन्होंने वहां पे कोई बात की है? देखिए, ये वो लोग हैं, एक बात मैं बता देता हूँ, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने डेमोक्रेट्स को खुश करने के लिए, सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जिन्होंने फलस्तीन के हक के लिए जब आवाज उठाई थी, इन्होंने उनको जेल में डाल दिया है। अच्छा, पता है ना आपको? ये इतने बुज़दिल लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को सही मानों में भिखारी बना दिया है, और जब से ये भिखारियों की हुकूमत आई है, पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पता है ना आपको इस बात का? ठीक है हुमायूं साहब, अब जब जुल्फी बुखारी साहब कह रहे हैं कि वो बात करेंगे ट्रंप की टीम से, ट्रंप इंतज़ामिया से, ज़रूरी है कि उनके केस के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। इससे पहले भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से या फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पहले भी इस केस को प्रेजेंट किया जाता रहा है खान साहब के, राइट। लेकिन आपको लगता है कि चले वो तो बाइडन का दौरे हुकूमत था, अब अगर जैसे कि ट्रंप आ गए और पहले वो इस चीज़ को क्लेम भी करते रहे हैं कि दे आर गुड फ्रेंड्स, किसी भी ट्रंप के अंदर हम उसको ले सकते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, कितने % चांसेस हैं इस बात के डॉक्टर साहब कि अगर वो बात करते हैं तो उनकी बात के ऊपर ट्रंप इंतज़ामिया या ट्रंप खुद इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हुए हुकूमत पाकिस्तान को, किसी भी हमारे इदारे को इंगेज करते हुए इस चीज़ के ऊपर रहते हैं, तो क्या खान साहब भी थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे या वही नैरेटिव रहेगा एब्सोल्युटली नॉट वाला? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे, खान साहब ने खुद फरमाया था ये। देखिए, इस तरह है, दो चीजें हैं।
जो एब्सोल्युटली नॉट था ना, वो एब्सोल्युटली नॉट इसलिए नहीं था कि कोई मतलब मैं और आप हमारा फर्ज करें मेरे घर में कोई मसला है और मैं आपसे बात करता हूँ या आपकी कोई मशावरत चाहता हूँ, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं पिछले 20 सालों से बल्कि पिछले 40 सालों से पहले मैं मुजाहिदीन बनाता रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, फिर मैं ओसामा बिन लादेन के खिलाफ लड़ता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने अमेरिका के कहने पे की है, ठीक है, उनके साथ मिलके उनके कहने पे की है। अब अमेरिका ने कहा है कि मैं अफगानिस्तान से निकलना चाहता हूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया है और उनको वहां से निकाला है। और ये ट्रंप ने कहा था कि मैं करना चाहता हूँ, वो सारी चीज फिर उधर हुई थी, ठीक है। आई एम श्योर ही वुड बी लिटिल ऑब्लाइज कि भाई वो हुआ था, वो सारी एक दूसरे के साथ इस तरह ये चीज होती है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं, यही असल पॉलिटिकल। ये नहीं होती कि मैं जाऊंगा तो मैं आपको पाई खिला दूंगा या आप मुझे पाई खिला दे, या मैं उधर टर्की जा रहा हूँ वहां के वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैंने वहां जाके कबाब खाने हैं। ये कभी मियां नवाज शरीफ साहब के किसे सुन लेना, ठीक है। अच्छा तो जब इस किस्म की बातें होती हैं तो वहां पे इमरान खान ने कहा था कि जब उनसे कहा गया था एज अ फीलर जैसे आप मुझसे सवाल करेंगे, एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे, मतलब वो बेसिस देंगे यहाँ पे ताकि वो यहाँ रहकर वो करे। उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मैं पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान किसी और की जंग में हिस्सा नहीं लेगा। हमने बहुत नुकसान उठाया, हमने $200 बिलियन आपकी वजह से नुकसान उठाया और आपने उसके बदले में हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, उल्टा हमें डू मोर करके और बेइज्जत करने की कोशिश करते रहे। तो उस जगह पे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा है और वहां पे एब्सोल्युटली नॉट बनता भी था, ठीक, कि पाकिस्तान तो खुद किसी और की जंग में नहीं जाए। और अगर ऐसा हो रहा था किसी भी पॉइंट के ऊपर या एक टाइम तक ऐसा होता रहा तो अब उसको बंद हो जाना चाहिए, यही उनका कहने का मतलब। एग्जैक्टली देखिए मेरे फौजी यहाँ पे शहीद हो रहे हैं ना जी। उनकी जंग में मेरे फौजी शहीद हो रहे, क्यों शहीद हो? वो अपने फौजियों को इतना ज्यादा उनको हमारे फौजी बहुत सस्ते नजर आते हैं। हमारे फौजी उनके फौजियों से बहुत बेहतर है, लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि यार वी आर डिस्पेंसेबल एंड दे आर नॉट। हम क्यों अपने फौजियों को उनके लिए वो करें? दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। उसमें एब्सोल्युटली नॉट बिल्कुल बनता है। मैं उस बंदे की अक्ल पे परेशान हूंगा कि जो इसमें एब्सोल्युटली नॉट ना कहे। वो बंदा पाकिस्तानी है ही नहीं जो इसमें एब्सोल्युटली नॉट ना कहे। ठीक, लेकिन आपको तो ये अच्छी तरीके से पता होगा ना डॉक्टर साहब कि उस एब्सोल्युटली नॉट को किस तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया था, उसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया गया था। और अब जबकि बैरिस्टर सैफ साहब भी फरमा रहे हैं, अभी हालिया अगर हम बात कर लें, वो भी ये फरमा रहे हैं कि खान साहब तो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर साहब क्या कोई बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, कोई मुलाकातें हो रही हैं खान साहब के साथ, कोई इस तरीके के मामलात भी तय पाने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं या नहीं? देखिए मुझे नहीं पता कि खबरें आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक जनरल बात करता हूँ जी। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर साबित हुआ है। पाकिस्तान में जेल में होने के बावजूद पूरी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द घूम रही है। जब ये याद रखें कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर सख्त दौर आया था तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल तितर बितर हो गई थी। जब पीएमएलएन के ऊपर सख्त दौर आया था तो पीएमएल 2/3 मेजॉरिटी से सिर्फ 25 बंदे रह गए थे, बाकी सब चले गए थे। वो उसमें पीएमएल क्यू बन गई थी और वो मुशर्रफ के साथ खड़ी हो गई थी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मिला के काजी फायद ईसा के साथ, ना तो वो काजी है ना वो ईसा की तरह, ना उनके साथ उनमें फैज है, उन्होंने मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान दिया, उनको उनके कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर आई, इसके बावजूद कि उसके साथ इतनी बड़ी धांधली हुई कि तकरीबन 80 से 90 सीटें उनसे छीनी गई, तब भी वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग पाकिस्तान में जहां इंसाफ नहीं है, वरना तो जिस तरीके से ट्रंप आया है उससे ज्यादा बड़े तरीके से इमरान खान जीता है अपने इलेक्शन। जेल में रहते हुए बगैर कैंपेन के
ट्रम्प तो थ्रू आउट कंपेन करता रहा है। ट्रम्प के ऊपर तो एलन मास्क ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स लगा दिए। इमरान खान के ऊपर तो सिर्फ इमरान खान के नाम पे लोग निकल कर आए, उन्होंने वोट दिए। यहाँ तक कि इवन अमेरिकन भी अपने कंपेन में उसको इस्तेमाल किया है। सो दैट इज हाउ बिग अ ब्रांड इमरान खान इज। अब उसको जब आप एंगेज नहीं करोगे, जब आप उसके साथ बात नहीं करोगे, जब आप उसके साथ, देखिए आप डिसएग्री करो लेकिन आप एंगेज करते रहो, आप बात करते रहो, कहीं ना कहीं इसको होना चाहिए। और जब तक इमरान खान के साथ आप लोगों की सेटलमेंट नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं समझते ये लोग? सर, आपने जिस तरह से बात की ना कि वहाँ जो उनकी जीत है, ट्रंप की जीत, और उसके ऊपर जितनी भी उनकी मदद की, लेकिन आपको लगता है कि हम वहाँ के इलेक्शंस को पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के साथ किसी भी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं? उनकी कैंपेन्स और यहाँ पर इलेक्शन का सेटअप और डेमोक्रेसी, जिस तरह से वो वहाँ पर उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर उन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है? यहाँ तो अभी तक फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जंग से बाहर नहीं आए। आपकी सीटें गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको क्या लगता है कितनी एफर्ट्स की हैं उन सीटों को वापस लेने के लिए? आप वाकई मुतमिन हैं उन एफर्ट्स के साथ जो की जा रही हैं? आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल याद है ना कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता जी। वहां पे कुफर का निजाम है लेकिन वहां पे इंसाफ है। वहां पे भी ये याद रखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ट्रम्प के खिलाफ है। वहां की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ट्रम्प को नहीं पसंद करते। ट्रम्प इज नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। उन्होंने इतनी एंटाई कैंपेन्स की हैं, टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे ये सब कुछ हुआ है। वहां पे ट्रम्प ने यहां तक कहा कि वो CNN को कहते हैं कि ये फेक न्यूज का चैनल है। और आप देखें कि जिस दिन ट्रम्प जीत चुका था, वो अभी खड़ा हो गया, डाइस पे खड़ा हो गया था अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए, उस वक्त भी CNN एज ऑफ दैट टाइम एज वेल CNN ने नहीं बताया कि ट्रम्प जीत गया। वो अभी भी बता रहा था कि ट्रम्प 260 पे या 48 पे, और वो जो है वो 210 पर है, समथिंग लाइक दैट। वो उस वक्त नहीं बता रहे थे। वो इतना ज्यादा बायस है वहां पे, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे बास चैनल बहुत ज्यादा बायस है। लेकिन ट्रम्प ने वो इलेक्शन जीता। ट्रम्प ने जब इलेक्शन जिस तरीके से जीता, उसी तरीके से ट्रम्प ने किस पे जीता? ट्रम्प ने सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ से जीता। हम लोग, ये जो नालायक लोग हैं ना, ये समझते नहीं है, सोशल मीडिया को नहीं समझते। जो आदमी अक्लमंद है, जो फ्यूचर की सोचता है, जो लीडर है वो फ्यूचर की सोचता है, उसको आज से 15 साल 20 साल पहले पता था कि असल स्ट्रेंथ जो है ना वो सोशल मीडिया है। मैं तो सच बात बताऊं, मैं तो पठानों को मानता हूं कि वो सबसे पहले उन्होंने जांच लिया था कि यार यही बंदा सही है, इसके साथ खड़े रहो। वो उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा कोई जमात एक्टिव नहीं है डॉक्टर साहब। फिर क्यों आप समझते हैं कि इस टूल ने भी मदद नहीं की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इलेक्शन को जीतने में, या इस इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने में? अगर जहां पर धांधली हो रही थी, वहां की वीडियोस, वहां की फुटेजेस, वहां की खबरें टाइम टू टाइम ब्रेक भी हो रही थी, तो हर्डल, ऑब्स्टिकल है कहाँ एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम में? मैं बताता हूँ, सबसे बड़ा जो हर्डल 2 जगहों पर है। एक आपका सिस्टम है जो इलेक्शन करवाता है, उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंदर सबसे बड़ा हर्डल नंबर 1 है। ठीक है। उन्होंने सबसे बड़ी बेईमानी की है, यहाँ तक कि जब कमिश्नर ने कहा कि यार ये सब कुछ हुआ है, और कमिश्नर ने क्या कहा? उसने कहा काजी वीजा मिला हुआ है। अच्छा, उसके बाद गायब हो गया, वो उसको गायब कर दिया गया, काजी वीजा ने गायब करवा दिया। अच्छा, ये काजी वीजा ऊपर और इलेक्शन कमीशन उसके नीचे, और उनके साथ ये सारे चोर, इन लोगों ने मिलके ये सिस्टम को इस तरीके से हाईजैक किया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्शन के हाईजैक होने के अंदर अदलिया का भी पूरा किरदार रहा है इन टर्म्स ऑफ काजी ईसा साहब। काजी ईसा, नॉट अदलिया, काजी ईसा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की, तो उसकी तैनाती के हवाले से, सुल्तान सिकंदर राजा साहब के हवाले से और इस तमाम सिस्टम्स के हवाले से पहले खान साहब ने क्यों नहीं कुछ कर लिया? वो तो अभी कुछ टाइम पहले तक की हुकूमत में थे ना डॉक्टर साहब। देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
हम लोग, वो हमेशा से होता आ रहा है ए टू ब्रूटस, ठीक है, और ये हमेशा से रहा है ना। फिरौन के उसमें गोद में मूसा पला है, और पता नहीं सीजर के साथ ब्रूटस था, और टीपू सुल्तान के साथ क्या कह सकते हो, मीर जाफर और मीर सादिक, ये सारी चीजें चलती आ रही है, हर जगह पे ये होता है। आप लोग इन द बेस्ट इंटरेस्ट आप बात फैसले करते हो कि यार ये बंदा जो है ये ठीक होगा, फलाना करेगा, ये करेगा। आगे अगर आदमी अपने ईमान से, जिस बंदे के अंदर ईमान ना हो, जो बंदा अल्लाह से डरने की बजाय लोगों से डरना शुरू कर देना, उस बंदे का आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, अबू जहल को हम लोग अबू जहल क्यों कहते हैं? उसको हम अबू जहल को अबू जहल इसलिए कहते हैं कि इन सब चीजों के बावजूद कि वो जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन उसको अपनी पोजीशन, अपनी जो कबीले के बीइंग द लीडर, उसको जो अपने ऊपर मान था, वो उस मान की बेसिस पे, उस फिरौनियत की बेसिस पे वो ये चीज नहीं मानता था, इसलिए उसको अबू जहल कहते थे। वरना वो बड़ा पढ़ा लिखा था। तो ये याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बंदों की जब चॉइस की थी, अल्लाह ताला से की थी कि इन दो उम्रों में से एक मुझे दे दे, उनमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दूसरा तो ये अबू जहल ही थे। तो वो उसमें मैरिज में वो पूरा उतरता था। सिर्फ ये था कि वो इन सब चीजों के बावजूद भी उसके अंदर वो जो क्या कह सकते हैं उसे, कि डिनाइल में चला गया था। इसी तरीके से ये लोग सारे डिनाइल में हैं, और ये लोग मेरी नजर में इनको कोई खौफ नहीं है अल्लाह का, ये लोगों के खौफ से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। साहब, हम किसी ओहदे पे किसी भी शख्स के, जिसके पास कोई भी डेजिग्नेशन है, रिस्पॉन्सिबल है वो उसके लिए, लेकिन हम किसी के दिल में, उसके दिमाग में रब ताला का खौफ तो पैदा नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तैनाती की थी, खान साहब के दौर हुकूमत में हुई थी, उन्होंने खुद की थी अपने होते हुए, तो कोई तो वजह होगी ना कि एक बंदे को आप मुझे चूज कर रहे हैं एक सर्टेन डेजिग्नेशन के लिए, एक सर्टेन सीट के लिए, तो कोई तो उसके अंदर स्पेशल चीज होगी या देखा होगा, किसी मेरिट पर तैनाती हुई होगी, राइट? मैं बताता हूँ, मैं इसका भी मैं जवाब आपको दे देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ये है कि हम लोग, जो हमारे साथ के लोग, मतलब लेट्स से आप एंकर पर्सन बैठी हुई हैं, मैं आपका प्रोड्यूसर हूँ या आपके साथ वो प्रोग्राम के साथ करता हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं आपको कहता हूँ यार डॉक्टर हुमायूं को बुलवा लो, बड़ा अच्छा ही है, वो है, फलाना है, वो है, मैं कहता हूँ उसको कर लो, वो कर लो। आप मुझसे शायद पहले नहीं मिली हुई, आप मुझे कह देंगी हाँ चलो डॉक्टर हुमायूं को बुला लो, ठीक है। मैं जब आऊंगा तो मैं अपने ट्रू कलर्स दिखाऊंगा कि हाउ गुड और बैड आई एम, ठीक है। इसी तरीके जब सिकंदर राजा और कुछ लोग इसी तरह ही होते, वहां पे लोग आपको कहते कि यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, ये इस तरीके से, ये उस तरीके से फलाना, और वो अपने मतलब के लिए उसको आगे करते, और वंस यू आर अपॉइंटेड देन ऑफ कोर्स यू आर अपॉइंटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो हुई ना, पहचानने में, समझने? मैं ये समझता हूँ यहाँ पे इमरान खान को गलत मशवरा दिया गया था। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दफा लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आपके दौर में तो ये होता है, और इस तरह होता है, और उस तरह होता है, और हजरत उमर के दौर में तो इस तरह था, और वो इतना अच्छा था, उतना था। उन्होंने कहा उसका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जितनी भी गलतियां हुई, जितने भी वजीर, मशीर, खान साहब के करीब रहने वाले, क्या वो अभी भी हैं जिन्होंने गलत मशवरे दिए थे और डबोया था और ऐसी चीजें हुई थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान हुआ पार्टी को, वो अभी भी हैं उनके आसपास? अच्छा, लेट मी पुट लाइक दिस, पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, पार्टी के अंदर एक क्लिनजिंग हो गई है, पार्टी के अंदर पर्जेज हो गए, वो ऑटोमेटिक पर्जेज हो गए, ऑटोमेटिक क्लीननेस हो गई है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हो, शायद चंद एक अभी भी होंगे, मैं उसका कह नहीं सकता, लेकिन बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई हैं, जिनके बिजनेसेस बंद हो गए, जिनको पता नहीं क्या कुछ थ्रेट नहीं मिली, लेकिन ये अपनी जगह पे खड़े रहे हैं, ठीक है। तो एक काफी हद तक वो हो गया, तो और पार्टी बड़ी मकबूल भी हो गई है, पार्टी बहुत स्ट्रांग भी हो गई है, पार्टी हर जगह पहुंच गई है, जिसके ऊपर हाथ रखा जाए वो जीत रहा है। परवेज खटक जैसे बड़े से बड़े क्या कह सकते हो उसे पॉलिटिशियन के सामने हो गए। क्या नाम है, मियां नवाज शरीफ अपनी सीट हार गए, मरियम नवाज अपनी सीट हार गई हैं, शहबाज शरीफ अपनी सीट हारे हुए हैं, तो वो तो सारे के सारों को हरा कर आए हुए। अब बात आ जाती है कि पार्टी में क्या वो लोग थे उस वक्त, थे, आज नहीं है। उनमें से बहुत सारे, अच्छा उसमें मैं एक बताता हूँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था ना, बहुत बड़ा फैक्टर था, वो जनरल बाजवा साहब भी थे, जो अपने लिहाज से उनको मशवरे देते थे, और जो है ना सिपह सालार है, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है,
उनके होते, आपके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होते वो आपको देती है, फीडबैक देती है, वो कहेंगी कि हुमायूं बहुत अच्छा आदमी है, आप कैसे उनको ना करेंगे? क्योंकि सारे वो हर चीज तो उनके पास होती है, वो बता दें कि हुमायूं इधर था, हुमायूं वो था, हुमायूं फलाना था। अब आप कहेंगे यार हुमायूं तो बाबा है, जब हुमायूं आएगा हुमायूं बताएगा कि उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं था। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज ये एडमिट कर रहे हैं, मेरा अगला सवाल भी बाजवा साहब के हवाले से था, आप एडमिट कर रहे हैं अभी इस चीज़ से, आप बिल्कुल इस पर एग्री करते हैं कि अगर बाजवा साहब ने कोई अपॉइंटमेंट की बात की थी या किसी को सजेस्ट किया था, आपको ही किया था, तो अगर उसको अपॉइंट कर लिया तो आप अब कॉन्ट्रडिक्टरी, अब उसके तजाद में आप हम ये देखते हैं कि अगर अब की हुकूमत को कोई सजेशन मिलता है या वो कोई अपॉइंटमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया है। तो फिर आप इस चीज़ को मानते तो है ना कि ठीक है, अगर वहाँ से कोई चीज़ आती है या कोई अपॉइंटमेंट होती है तो वो हमें करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, और वो ठीक है, उसको गलत तो नहीं कह रहे ना आप? आई होप कि मैं आपको अपना सवाल समझा पाई हूँ। नहीं, मैं किसी हद तक समझ लूँ, ना समझा तो मुझे करेक्ट कर देना जी। देखिए इस तरह है, अगर हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है ना, ये सजेशन से हट के हमें प्रॉपर तरीके से मेरिट के ऊपर सिलेक्शंस करनी है। हमने अपॉइंटमेंट्स बेस करना है एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम से आपने हर एक को लेकर गुजारना है। सिफारिश नो सिफारिश, एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दैट थिंग। जब आप उस चीज के उस प्रोसेस के अंदर से गुजरेंगी और सिफारिश नहीं होगी या सिफारिश को माइनस कर देंगे तो आप सही लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। सही लोगों को जब आप सेलेक्ट करेंगे वो सही फैसले करने के काबिल होंगे। जब वो सही फैसले करेंगे तो आपका जो रुख है वो सही तरफ चला जाएगा एज अ कौम, एज अ मुल्क। हमारे मुल्क में जो दो सबसे बड़ी लानतें जो पिछले 40 साल में सरेत कर गई हैं, एक है सिफारिश, दूसरी है रिश्वत जी। हमारे मुल्क में जितने लोग काम करते हैं वो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। हमारे मुल्क में हर एक पोजीशन के ऊपर सिफारिश के ऊपर अगर भर्ती ना हो, चाहे वो स्वीपर क्यों ना हो, उसको भी सिफारिश की जरूरत है। ये सिस्टम ने हमें तबाह कर दिया है, इस चीज को खत्म होना है। मेरी तरफ से देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी अच्छा आज मैं एक और बात बता दूं, जनरल बाजवा का मैं रिट्रोस्पेक्टिवली इसलिए कह रहा हूं कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने रिवील किया है रिसेंटली कि जनरल बाजवा को तो लगाया गया था इस वजह से कि उनके ससुर ने, जिनके ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ये कहा था कि जनरल बाजवा को लगा दो, मैं इनकी गारंटी देता हूं कि ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने 19 जब इमरान खान जीते और पीटीआई जीती, उसके अगले साल जनरल बाजवा ने 6 महीने बाद जनरल बाजवा ने साजिश शुरू कर दी कि भाई इमरान खान को हटाने। ख्वाजा आसिफ कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं, लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि बाजवा साहब बड़े अच्छे रहे, जमहूरियत को सपोर्ट करने वाले रहे, बड़ा सपोर्टिव रोल रहा हो उनका हमारे लिए भी, तो वो तो तारीफ करते हुए नजर आते हैं सर। देखिए इस तरह होता है कि बहुत सारी चीजें जब मैं आपके साथ होऊंगा और मैं आपको अंडरमाइन कर रहा हूँगा तो मैं आपके सामने सारी अच्छी बातें करूंगा और इस तरीके से करूंगा, लेकिन मैं आपको मशवरे अच्छे तरीके से दूंगा, लेकिन गलत मशवरे दूंगा। देखिए इसका है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबा ने पूछा कि यार रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि एक जमाना आएगा कि हर एक शख्स दूसरे को धोखा देगा। अच्छा। तो साहबा ने पूछा यार रसूलुल्लाह, जब हर एक धोखा देगा तो धोखा खाएगा कौन? उन्होंने कहा वो जो इतबार करेगा। ठीक है, ये मैंने इससे मिलती जुलती ये बात सुनी है। ठीक है, अब अगर उस लिहाज को रिट्रोस्पेक्टिव करके देखें तो जिस शख्स ने इतबार किया है उसको धोखा दिया गया। और ये याद रखें, उस शख्स की बड़ाई ये है कि उसने सबके सामने ये एक्सेप्ट किया है कि ये एक या दो चीजें उसकी गलतियों में से एक थी और उसने कहा कि ये मेरी गलती थी। अपनी गलती का इतराफ करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अपनी गलतियों को मानना, एक्सेप्ट करना। हम भी यही बात कर रहे हैं कि अगर खान साहब को गलत मशवरे दिए गए या गलत चीज़ें उनके सामने रखी गई तो वहाँ से
उनसे गलतियां हुई कि उन्होंने मिनोअन उस पर अमल किया, उन्हीं लोगों को आगे भेजा, वही लोग उनके खिलाफ फैसले देते रहे, वही उनको गलत रिपोर्ट्स देते रहे और वो उन्हीं रिपोर्ट्स के ऊपर फैसले करते रहे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं जब आप मुझे रिपोर्ट देंगी कोई, मैं फर्ज करें आप मेरे बारे में आपको कोई रिपोर्ट देता है कि डॉक्टर हुमायूं ने ये किया है, आप उसी की बेसिस पे अपना प्रोग्राम करेंगे ना जी। आप उसी की बेसिस, तो मेरे सामने जो रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट जब मुझे इदारे दे रहे होंगे तो मैं तो उन पर यकीन रखूंगा, मुझे अपने इदारों पे यकीन है क्योंकि मेरे इदारे दुनिया के बेहतरीन इदारों में से एक है। लेकिन अगर वो इदारा मुझे जानबूझ के गलत रिपोर्ट देता है, अपेरेंटली जो बाजवा साहब कर रहे थे, तो अगर वो करता है या इदारे ने सही रिपोर्ट दी है, बाजवा साहब ने आके कन्वे गलत तरीके से किया है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ? और या फिर बाजवा साहब को इसी तरह की लोग पसंद थे, ही वॉन्टेड टू, क्या कह सकते हैं, प्लांट द मोल, वो ऐसे बंदे को करना चाहता था जिसको वो कंट्रोल कर सके, जिसकी स्ट्रिंग्स उनके हाथ में हो। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा है। अगर देखिए, मैंने किसी को, लेट्स से मैंने कंट्रोल करना है, मैं किसी को कह देता हूं कि यार मैं तुझे जितवा दूंगा, कैसे जितवाओगे? मेरा बंदा अंदर बैठा हुआ है, मेरा बंदा ऊपर बैठा है, वो उससे ले लेगा, बल्ले का निशान ले लेगा, दूसरा बंदा उनको आजाद कर देगा, उनके इधर उधर कर देगा। लेकिन इन सारी प्लानिंग्स के ऊपर डॉक्टर साहब, इन सारी प्लानिंग्स के ऊपर बेस्ट प्लानर तो अल्लाह ही बैठा हुआ है जो सब चीजों को देख भी रहा है और डेफिनेटली बिल्कुल। और अब एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज, तो उसी प्लानर ने हो सकता है, मेरी एक सोच है, हो सकता है उसी प्लानर ने कहा है कि जब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर मैं करने की कुदरत रखता हूँ। लो, ये मैंने ट्रम्प को तुम्हारे चाचे को लाके बिठा दिया, अब कर लो जो करना है। ठीक है, आपको लगता है कि अब जबकि ट्रम्प आ गया है, सोचने की बात है ना, तो सोच रहा हूँ ना, आई एम जस्ट, वो क्या कहते हैं, लाउड थिंकिंग या थिंकिंग लाउडली, आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ की बात कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर उमा बुकाई साहबा ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शो में हम गुफ्तगू कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हवाले से और वो जो ताने बाने उनकी जीत के साथ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ और ख़ास तौर पर खान साहब की रिहाई के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मामलात हैं जिनको जोड़ते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ रहनुमा, उनके ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।